हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं बेटा? तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। तो हम लोग आज पावर पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। पावर का कंसेप्ट आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखिए बेटा, हम लोग आज पावर पढ़ रहे हैं। पावर, देखिए बेटा, पावर जो है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। पावर जो है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहली बात तो बेटा, पावर का मतलब, जैसे पावर इज, आप ऐसे कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर है। मतलब पावर इज इक्वल टू, अगर डी डब्ल्यू वर्क करा डी टी टाइम में, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज द पावर। या फिर आप बोल सकते हैं बेटा कि जिस रेट से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, क्योंकि जब भी वर्क होता बेटा तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आप ये बोल सकते हैं द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी बेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है बेटा, तो पावर उसे भी कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे पावर चल रहा है, ठीक है बेटा। तो पावर आप रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोल सकते हैं, या पावर ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है उसे बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे सामने तो पहले तो ये कहानी है पावर की, जो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल है पावर की ये कहानी, ठीक है। अच्छा भाई, चलो आपको 30 सेकंड का टाइम दिया लिखने का, जल्दी लिखो। 30 सेकंड का टाइम यू हैव, जल्दी लिख लो बेटा। जल्दी बच्चों, जल्दी लिख लीजिए। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलो बेटा, मिटा दूँ? ठीक, देखो अब यहाँ पर बेटा पावर हम लोगों ने देखा कि पावर जो है बेटा, इसमें सबसे पहली बात तो बेटा ऐसा यूनिट ऑफ पावर है, किसी को याद होना चाहिए कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, यानी पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? वॉट होता है। ये हर किसी को मालूम होना चाहिए, ठीक है बेटा। पावर के ऐसा यूनिट वॉट होता है। अब देखो पावर जो होता है बेसिकली, अगर आपका अपना थिंकिंग लेवल आप समझो ध्यान से, तो पावर दरअसल आप दो तरीके से समझो। पावर होता है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। पावर के दो मतलब समझिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, और दूसरा होता है एवरेज पावर। दूसरा क्या होता है बेटा? एवरेज पावर। देख रहे हो बेटा? तो बेसिक सी बात ये है, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, स्पीड के दो मतलब होते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। उसी तरह बेटा पावर के भी दो मतलब होते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब पावर एट एनी इंस्टेंट। जैसे स्पीड का मतलब हम पढ़ते थे कि स्पीड दो तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, ऐसा पढ़ते थे ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता था? किसी टाइम पर स्पीड। एवरेज स्पीड एक पूरा इंटरवल रहता था, है ना बेटा। लाइक वैसे ही पावर में भी ये होता है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे क्वेश्चन बोलेगा बताइए किसी इंस्टेंट पे पावर, किसी टाइम पर पावर, तो उसे बोलना है इंस्टेंटेनियस पावर। और एवरेज पावर का मतलब कोई ड्यूरेशन होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं पहले इंस्टेंटेनियस पावर। तो सबसे पहली बात तो इंस्टेंटेनियस पावर
कभी भी कैलकुलेट करते बेटा तो dw/dt ये लिखते हैं, एन स्मॉल वर्क डन पर यूनिट टाइम। जैसे किसी टाइम पर बोला पावर बताओ, तो उस टाइम पर स्मॉल वर्क डन dw और बहुत ही छोटा सा टाइम dt। कंसेप्ट पकड़ो, dw/dt। अब यहाँ पर वर्क डन, जैसे किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन, तो F वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क डन में क्या होगा, कोई फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर अपॉन dt। और देखो बेटा, क्या ds/dt इज द वेलोसिटी? यस। तो पावर किसी इंस्टेंट पे होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो पावर क्या होता है बेटा, F डॉट v। देख रहे हो, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, बेटा तब जब इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही होती है। किसी टाइम पर पावर की का फॉर्मूला आप फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट बोलते हो। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट इज द पावर। एवरेज पावर नहीं, एवरेज पावर अलग होता है बेटा। एवरेज पावर क्या होता है, किसी ड्यूरेशन में पावर, जैसे एवरेज पावर तो हम बोलते हैं टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद करो, जैसे एवरेज स्पीड पढ़ते थे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरा एक टाइम रहेगा जिस दौरान वर्क होगा, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा, टोटल जितना वर्क हो अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड द एवरेज पावर। एवरेज पावर कभी भी F वेक्टर डॉट V वेक्टर नहीं होगा, वहाँ F वेक्टर डॉट V वेक्टर होएगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स भी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल। आपको बोलना है कि पावर इंस्टेंटेनियस होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ठीक है बेटा, F वेक्टर डॉट V वेक्टर इज द इंस्टेंटेनियस पावर, नॉट द एवरेज पावर। एवरेज पावर अगर कभी कैलकुलेट करने को कहेगा तो टोटल वर्क निकालो, टोटल टाइम निकालो, डिवाइड करो, तब आ जाके एवरेज पावर सॉल्व होगा। दोनों के मतलब अलग अलग है। अभी हम कुछ सिचुएशन लेंगे जिसमें मैं आपको इंस्टेंटेनियस पावर भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और एवरेज पावर भी, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है। क्लियर हो गया? इंस्टेंटेनियस पावर कहेगा तो मैं तो डायरेक्ट ये करूंगा, और एवरेज पावर कहेगा तो मैं टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम से निकालूंगा। ठीक है बेटा, लिखो, पहुंचो, जल्दी पहुंचो। टेंशन नहीं लेने का बच्चों, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का बच्चों, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। लिख पड़े, लिख पड़े, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं, घबराते नहीं हैं। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो बच्चों। अब जैसे देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा सिचुएशन ऐसा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक है m मास का, रेस्ट में रखा है, और अब इस पे फोर्स लगाते हैं, कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं बेटा, ठीक है, t बराबर 0 पर। तो बोलेगा t टाइम में अगर ये यहाँ पहुँच गया, ये t टाइम में यहाँ पहुँच गया। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना हम लोग को बेटा। बोलेगा, ये कैपिटल M है, बोलेगा बेटा कि बोलेगा पावर एट टाइम t, एट टाइम t। अब बताओ बेटा, इंस्टेंटेनियस सॉल्व करना है कि एवरेज, तो बोला है पावर एट टाइम t, किसी टाइम पर पावर, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर अपन को सोचना है बहुत सिंपल, P बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर से। ठीक है, F वेक्टर डॉट V वेक्टर से। मान लीजिए t टाइम बाद वेलोसिटी कुछ तो होगा, वो सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और, फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आएगा, कॉस 0 डिग्री 1 होगा, F इंटू वी। फोर्स तो है V, V क्या V बराबर हम लोग U प्लस AT लिखते हैं बच्चों?
v बराबर u प्लस टी, जैसे t टाइम बाद वेलोसिटी निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैलिड है ना, क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन जाएगा वो भी तो कांस्टेंट होगा, और जब बॉडी में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, तो हम v निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी, यू कितना है 0, एक्सेलेरेशन क्या एफ बाई एम होगा, ये तो बताने की अब जरूरत नहीं है, एक्सेलेरेशन फोर्स अपॉन मास। तो देखिए फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ स्क्वायर इंटू टी अपॉन एम। तो देखिए मुझे क्या सॉल्व हो गया बेटा, पावर एट टाइम टी सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन अगर मेरे से बोलता कि पावर इन टाइम टी बताओ, पावर इन टाइम टी, देखो दोनों के लैंग्वेज में ज़रा ज़रा सा फर्क है, हमारे समझ में बस यही आना चाहिए कि दोनों के लैंग्वेज में ज़रा ज़रा सा फर्क है। यहाँ बोला एट मतलब इंस्टेंटेनियस, और यहाँ बोला इन, टी टाइम में पावर कंजम्पशन। तो टी टाइम में यानी ड्यूरेशन, जब भी ड्यूरेशन हो तो हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज पावर देख रहे हो बेटा, केवल लैंग्वेज का ही फर्क है ना, यहाँ एट बोला तो इंस्टेंटेनियस हो गया, वहाँ इन बोला तो एवरेज हो गया। तो अगर एवरेज पावर कहेगा तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ वर्क देख रहे हो, एफ लग रहा है तो देर इज सम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बेटा हम बोलेंगे एफ इंटू एस अपॉन टी, एफ तो मालूम है, टी भी क्वेश्चन मालूम है, एस नहीं मालूम है। एस यहाँ से आज जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सर सिंपल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। चलो भाई एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, यू टी तो जीरो जा चुके, यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो बस एफ बाई टी मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या आता भाई, एफ इंटू एफ स्क्वायर, टी से एक टी कट जाएगा, अपॉन 2m, एफ स्क्वायर टी अपॉन 2m। देख रहे, अच्छा दोनों के आंसर में क्या फ़र्क है, एट टाइम टी का तो एफ स्क्वायर टी बाई एम, और इन टाइम टी का तो एफ स्क्वायर टी बाई 2m। देख रहे हो 2 का डिफरेंस, मतलब 2 नीचे आ गया, हाफ का अंतर आ गया, कितना बड़ा फर्क आया। ऑप्शन में दोनों रहेगा, अगर बोलेगा पावर एट टाइम टी निकालो, और दोनों रहेगा एफ स्क्वायर टी बाई एम और एफ स्क्वायर टी बाई 2m, या लिख देगा पावर इन टाइम टी। तो बहुत सारे बच्चों में धड़ल्ले से आदत होती है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर लगाओ ना, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पावर इन टाइम टी, और लेके आएंगे आप ये, और सही आंसर होगा ये। तो अंतर जो है दोनों में, डिफरेंसेस जो है बेटा वो समझ में आने चाहिए। नोट करो, नोट करो काइंडली। नोट करो काइंडली, घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल है बच्चों। घबरा जाओगे तो रायता फैल जाएगा। थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। लिखो बेटा लिखो, लिखो बेटा लिखो। हो गया? चलो भाई, चलो भाई, मिटाते हैं। ठीक है, देखो अगला सिचुएशन लेते हैं, समझ जाओगे धीरे धीरे। देखो अब जैसे मान लो बेटा सिचुएशन ऐसा है, बिल्कुल आराम से सुनना। जैसे मैंने कहा आपसे कि जब ये ब्लॉक m मास का ब्लॉक है और जब हम इसे पुल करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, हम इसे F फोर्स से पुल करते हैं। जब हम पुल करते हैं, ठीक है, या बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि एक बॉडी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी
एंड अ रेजिस्टिव फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। मैं यानी बेटा ये रेजिस्टिव फोर्स है, हो सकता है फ्रिक्शन हो, बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़ना, अच्छे से बात को समझना कि हो सकता है सरफेस का फ्रिक्शन हो सकता है एयर का रेजिस्टेंस हो। समझ लीजिए रेजिस्टेंस है, एक फोर्स है जिसे मैं लिख रहा हूँ आर, उसके अगेंस्ट ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले जा रहा है। जैसे आप स्विम करते हैं तो स्विमिंग में क्या होता है बेटा कि जब आप स्विम करते हैं एफर्ट लगाते हैं आप आगे की ओर, क्यों? क्योंकि पानी का रेजिस्टेंस पीछे की ओर पुल करता है और आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा आप एफर्ट लगाते हैं, जब तक आप ऐसे तैरते रहते हैं तब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो क्यों लगाते एफर्ट? नहीं लगाना चाहिए था, हम छोड़ देते ऐसे, हम तो चलते रहते। लेकिन पानी का फ्रिक्शन पीछे की ओर लगता है तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है ना। अब सोचो कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फोर्स के अगेंस्ट वी वेलोसिटी चल रहे थे, इसका मतलब देयर शुड बी द एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स लगेगा जो कि इस फोर्स को बैलेंस करेगा ताकि एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए और कांस्टेंट वेलोसिटी चले, और चल रहा है बिल्कुल। अब आपसे बोलेगा पावर एट टाइम टी, देखो इंस्टेंटेनियस पावर पूछ दिया, पावर एट टाइम टी। पावर एट टाइम टी का मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है उसका पावर कितना होगा एट टाइम टी। क्या इस रेजिस्टेंस फोर्स के अगेंस्ट कोई फोर्स लगेगा? हो सकता है कि आप पुल कर रहे हैं रेजिस्टेंस फोर्स के अगेंस्ट, और जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स रेजिस्टेंस है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता चला जाएगा। तो पावर एट टाइम टी में P इज इक्वल टू होगा F वेक्टर डॉट V वेक्टर। जो अप्लाइड फोर्स होगा इधर ही होगा ना बेटा, अप्लाइड फोर्स भी इधर ही, वेलोसिटी भी इधर ही, सेम डायरेक्शन है, डॉट प्रोडक्ट में cos 0 डिग्री 1। क्या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड r के बराबर नहीं होगा? जल्दी बताओ। क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो देयर विल बी नो एक्सेलेरेशन, और अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। तो यहाँ पर जो P होगा वो R इंटू वी के बराबर होगा। बोलो क्लियर हुआ? अब अगर मान लीजिए बेटा हमसे पूछे पावर इन टाइम टी, पावर इन टाइम टी, अब बताओ पावर इन टाइम टी में कौन सा पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस है एवरेज? तो हमें एवरेज निकालना है। यहाँ क्या निकालना था? ऐड देखते ही समझ जाएंगे इंस्टेंटेनियस, और इन देखते ही समझ जाएंगे टी ड्यूरेशन में ही पावर पूछ रहा है। अब एवरेज पावर के लिए क्या फॉर्मूला बेटा? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। कंसेप्ट तो यही है, एफ इंटू वी तो नहीं कर पाएंगे, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर तो नहीं कर पाएंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर कहते हैं, एवरेज पावर के लिए थोड़ी ना करेंगे। अब होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ ये जो फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है ये यहाँ से एच डिस्टेंस ट्रेवल करा टी टाइम में, तो आप लिखेंगे एफ कांस्टेंट है एस इंटू टी अपॉन टी। एफ मालूम है, टी मालूम है, एस निकालना पड़ेगा। एफ की वैल्यू तो आर के बराबर है, आर मैग्नीट्यूड आर, और क्या डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, क्योंकि कांस्टेंट है तो एस बराबर वी टी। अगर इस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर थोड़ी फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेलेरेशन ही ना यहाँ पर। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, आर इंटू वी। अरे ये क्या, अरे ये क्या, अरे ये क्या, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर तो एक ही आ रहा है। ओ अच्छा, इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चले किसी रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट, तो वहाँ पर इंस्टेंटेनियस पूछो या एवरेज पूछो बात सेम आती है। देखो ये कंसेप्ट है। अगर कभी भी बॉडी में कांस्टेंट वेलोसिटी है, पहले तो ये देखना कहाँ पकड़ना है, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना, वो मैं समझा रहा हूँ बेटा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दिखा तो बोलना अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहली बात, और वो किसी रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट मोशन कर रहा है, बस समझ जाना है इंस्टेंटेनियस और एवरेज इक्वल होगा। कंफ्यूज मत होना, एट 2 सेकंड बोले या इन 2 सेकंड बोले, एट 10 सेकंड बोले या इन 10 सेकंड बोले, बोलना बात खत्म। एफ डॉट वी से बनाओ ना क्वेश्चन को, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है उस समय एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल होगी। आई बात समझ बच्चों? लिखो, देखो धीरे धीरे कंसेप्ट बनेगा आपका, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, आराम से लिखने का बच्चों, आराम से लिखने का। हो गया बेटा? इस केस में इंस्टेंटेनियस और एवरेज इक्वल है, ये अब समझ में आ गया। चलो मिटाते हैं।
चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। देखो बेटा देखो, देखो बेटा देखो, देखो बेटा, अगर जैसे मान लीजिए अब कहानी ऐसा हो, कभी क्वेश्चन ऐसे मिले, बोले एक इंक्लाइंड प्लेन है, अच्छा भाई, इंक्लाइनेशन थीटा है, अच्छा भाई, एक व्हीकल इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पीड दे देगा, बोले 18 किलोमीटर पर आवर। चलो क्वेश्चन ना है, जैसे मान लो 18 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा है, ऐसे करके बोल देगा 18 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा है, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है, और मान लो ये 200 केजी का व्हीकल है, तो बोलेगा फाइंड द पावर ऑफ द इंजन, फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। पावर ऑफ द इंजन, अब बताओ इंजन कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा। देखो बेटा, कहानी अगर आप ध्यान से देखो, केसेस को जोड़ना सीखो। अगर बोले 200 केजी का ये व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है, तो आप समझ गए कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा है। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर का मतलब एक ही बन जाएगा, यहाँ पर टेंशन नहीं लेना। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर एवरेज पावर एक ही है, यानी पावर बराबर एफ डॉट वी से क्वेश्चन बनाना है। क्लियर हुआ? एफ डॉट वी से क्वेश्चन बनाना है। फोर्स, कौन वो फोर्स है जो ऊपर खींच रहा है और कौन है जो रेस्टिव फोर्स है। तो हम बोलेंगे देखो बेटा, पहले तो इंजन का वेट जो हुआ एक कंपोनेंट 200 जी साइन थीटा, याद आ रहा है आपको? ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि इधर की तरफ वेट का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, ये तो आता है यार। अब आप बोलेंगे सर ठीक है ये तो आ गया, ये ऊपर कैसे जा रहा है? हम तो इंजन में एक्सीलरेटर लगाते हैं और ये ऊपर जाने लगता है, कैसे जा रहा है, कौन खींच रहा है? तो हम बोलेंगे दरअसल क्या होता है, जब आप एक्सीलरेटर लगाते हैं तो ये पहिया घूमता है ऐसे बेटा, कोई रस्सी से खींचना थोड़ी ना पड़ता है। माउंटेन पे ऐसे कार गाड़ी चल रही है तो थोड़ी ना खींचना पड़ता है। वो क्या होता है बेटा, पहिया घूमता है, पहिया घूमने से फ्रिक्शन आगे लग जाता है ऊपर की तरफ। यहाँ जो ये गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही बेटा, और ड्यू टू फ्रिक्शन जाएगी। स्मूथ सरफेस पे कभी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। आप एक्सीलरेटर देते रहो, आप सीधा नीचे आओगे। पहिया घूम रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा स्लिप करते हुए नीचे आ जाओगे। यहाँ पर बेटा रफ सरफेस है, फ्रिक्शन लगेगा और वही फ्रिक्शन ऊपर पुल करेगा। तो यहाँ पर कौन वो फोर्स है जो रेजिस्टिव है? तो बोलेंगे रेजिस्टिव तो वेट का कंपोनेंट है। और कौन है वो फोर्स जो आगे पुल कर रहा है? तो बोलेंगे फ्रिक्शन कैसे आगे पुल फोर्स महसूस हो रहा है, यही वो फोर्स है जो आगे पुल कर रहा है, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा P बराबर हम लोग लिखेंगे F इंटू वी, चूंकि फोर्स ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, और ये फोर्स है फ्रिक्शन का, जो कि किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर। 200 जी की वैल्यू 10, साइन 30 डिग्री 1/2, और वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ताकि ऐसा यूनिट में दे, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही तो है। 18 से 18 कैंसिल आउट। और देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 100 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 100 और 10, 1000 इंटू 5, 5000 वॉट, या तो 5000 वॉट दे दो या 5 किलो वॉट पकड़ा दो। देखो कितना सिंपल बनाया। कंसेप्ट क्या हुआ, यहाँ पर बोला पावर बताओ, तो आप भी सोचेंगे पावर कौन सा, इंस्टेंटेनियस है एवरेज? तो हम बोलेंगे यहाँ इंस्टेंटेनियस और एवरेज सब इक्वल है, क्योंकि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। अगेंस्ट यहाँ पर वेट का कंपोनेंट नीचे पुल कर रहा है, उसके अगेंस्ट चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज सब बराबर है। आसान नहीं है, लिखो, घबराओ नहीं, लिखो लिखो, डरो नहीं, डरो नहीं। लिखो बेटा लिखो। लिखो बेटा लिखो, पावर समझ में आ रहा है? मिटा दिया जाए, जल्दी बोलो बच्चों, मिटा दिया जाए।
चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। ठीक, चलो ध्यान से सुनना। तो यहां पर बेटा पावर की कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। पावर की कहानी धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अब जैसे देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और ठीक से समझिएगा क्या बता रहा हूं। जैसे कभी आपको ऐसे बोल दे क्वेश्चन, ये कोई वेल है, कुआं, पानी है, और अगर आपसे बोल दे कि ये मोटर पंप लगा है, यहां पे ये मोटर पंप लगा है बेटा, और ये मोटर पंप पानी खींचता है, पानी खींचता है और पानी यहां से बाहर निकलता है। अगर पानी में कोई वेलोसिटी नहीं है, ये h है, और मान लीजिए 1 सेकेंड में जो मास फ्लो हो रहा है वो m है, dm/dt m है, मतलब m इज नॉट अ मास, मास पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में जितना पानी बाहर आ रहा है वो मतलब हुआ। तो यहां पर बेटा अगर वेलोसिटी बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, अगर वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, v इज नेग्लिजिबल, मान लो बहुत धीरे धीरे आ रहा पानी, ठीक है बेटा, उस केस में बोलेगा पावर ऑफ द मोटर। पावर ऑफ द मोटर, तो सिंपली क्वेश्चन को सोचना बेटा, पावर ऑफ मोटर, उस केस में पावर ऑफ मोटर, तो ऐसे सोचना है, पावर वर्क अपॉन टाइम। सोचो बेटा, ऐसे दिमाग लगाओ, देखो पहले तो समझ में आ रहा ना, ये पाइप है, पानी खींचेगा, पानी बाहर आएगा। सोचना है कि सोचो डीएम मास का ये एक बॉडी है, वो h हाइट ऊपर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी समझो, बताया था ना, dw/dt समझो या d/dt, यहाँ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है तो dmgh और अपॉन टाइम dt, और dm/dt क्या है बेटा, m, तो पावर यहाँ पे mgh के इक्वल, क्या m इज द मास, नहीं, m इज द मास ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द पाइप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो पानी से पाइप से जो पानी बाहर आ रहा है, पानी से पाइप थोड़े बाहर आता है, पाइप से पानी जो बाहर आ रहा है 1 सेकेंड में, वो है दरअसल है। और अगर कोई वेलोसिटी दे देगा तो हाफ mv² भी ऐड कर लेंगे। अगर कोई वेलोसिटी दे देगा तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज कर ही रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। इफ देर इज एनी वेलोसिटी, if there is any velocity, उस केस में जो पावर होगा बेटा, एनर्जी जो गेन करेगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट गेन करा और प्लस काइनेटिक एनर्जी भी गेन करा, हाफ mv², और dt से डिवाइड कर देंगे तो dm/dt हो गया m, इधर dm/dt हो गया हाफ mv²। m इज द मास ऑफ वाटर कमिंग आउट of the pipe in 1 second. This is very easy, this is very easy. लिखो बच्चों, लिखो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं देने का। लिखो लिखो, गौर से लिखो बेटा, समझ आ रहा होगा। हो गया? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? लिख पढ़े। मिटा दूं? चलो भाई मिलकर मिटाए। देखो 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 देखो, अब जैसे मान लो बेटा, जैसे सपोज दैट,
और भी लेते क्वेश्चन, जैसे लेटर सपोज एक इंजन है, ये गाड़ी का इंजन है, इफ इंजन ऑफ अ व्हीकल consumes constant power यानी यार डिलीवर्स कांस्टेंट पावर, ऐसा कर लो, डिलीवर्स कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा बेटा, देन डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम एज, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिपेंड्स अपॉन टाइम एज, और बेटा हमें बताना है डिस्टेंस टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा, और ये रेस्ट से चलना शुरू किया, कांस्टेंट पावर। जल्दी बोलो बेटा। कैसे निकाले? देखो बेटा कैसे सोचेंगे ये समझो, ऐसे सोचेंगे P बराबर F इंटू वी सोचेंगे। अब बोलेंगे फोर्स और V दोनों वेरिएबल है, कैसे? पावर कांस्टेंट है, जैसे इससे वेलोसिटी बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, सॉरी वेलोसिटी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना है। थिंक अबाउट दिस, अगर मैं बोलूँ ये 10 है और ये 1 है तो ये 10 होगा, अगर ये 2 है तो ये 5 होगा, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी गाड़ी की बढ़ेगी फोर्स कम होता जाएगा। मुझे कह रहा है डिस्टेंस, ओके, P इज अ कांस्टेंट टर्म। क्या फोर्स हम लोग लिखते हैं बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज द dv बाई dt। सोच के देखो, एक्सेलरेशन क्या dv बाई dt नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो एक काम करो बच्चों, P बराबर m इंटू डी बाई डी टी, चूंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, v dv को एक साइड रखो और P बाई एम इंटू डी टी कर लो और इंटीग्रेट कर दो। इनिशियली वेलोसिटी 0 है और t टाइम पर वेलोसिटी मैंने v मान लिया। v dv का कंडीशन कितना होगा बेटा? v स्क्वायर बाई 2 होगा, और लिमिट लोगे तो यही आएगा, अपर लिमिट -0 करोगे तो यही आएगा, और p बाई एम इंटू डी टी कंडीशन t माइनस 0 t। दिमाग लगाओ, v बराबर कर लो अंडर रूट 2p बाई एम, कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटू रूट t अलग कर लो। अब सोचो, मुझे डिस्टेंस निकालने को कहा है, क्योंकि डिस्टेंस बोला है, तो v किसी टाइम पर आ गया, अब v को लिख दो ds बाई डी टी, समझ रहे हो? v को लिख दो ds बाई डी टी, रूट 2p बाई एम इंटू रूट टी, और ds निकालना है तो dt को उठा के इधर ले जाओ, यहां कर देता हूं, तो ds बराबर हो जाएगा रूट 2p बाई एम इंटू टी की पावर 1 बाई 2 डी टी, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t किसी टाइम पर और 0 से s प्रोपोर्शनल टू रूट 2p बाई एम नहीं लिखते, प्रोपोर्शनल टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा। और ये क्या होगा बेटा? t की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, तो s प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 बाई 2। दिस इज आवर आंसर। आप बोलेंगे सर यहाँ के बाद बड़ा जल्दी कर दिया, भाई ds कंडीशन s हो गया, अपर लिमिट s माइनस 0 ऐसा आएगा, रूट 2p बाई एम कॉन्स्टेंट टर्म में प्रोपोर्शनलिटी में चला गया, वो t की पावर 1 बाई 2 डी टी कंडीशन क्या होता है? पावर जो भी होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, और अपॉन वो भी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में गायब हो गया, s प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 बाई 2। मुझे पूछ रहा था कि जो डिस्टेंस होगा टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा, तो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम एज दिस, s प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 बाई 2। लिखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ना, लिखो, सीखने को मिल रहा होगा। हो गया, डरने का नहीं।
जल्दी लिखो बेटा। आसान था, पावर का कंसेप्ट क्लियर हुआ। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो पावर समझ में आ गया, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। ओके, थैंक यू।